Today I'm gonna show you my presentation slides which I prepared for the first National AI Championship. But सबसे पहले एक गुड न्यूज़ ये है कि registration deadline for AIEF second National AI Championship was extended. The new deadline is 13th of November 2024. I got notified by the LinkedIn page of Soliton Technologies. In the post, they are saying due to heavy demand from universities and students, they are extending the deadline. बट आई थिंक के लास्ट डेडलाइन पे जो इनकी वेबसाइट थी उस पर कुछ इश्यूज आ रहे थे फॉर्म सबमिशन फेलियर की वजह से। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में मेंशन की कि इस तरह के इवेंट्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन एज अर्ली बर्ड करनी पड़ती है और ये इस तरह के एक्सेप्शन एक्सपेक्टेड है लास्ट डेट के ऊपर अगर आप रजिस्टर करेंगे। स्टिल अभी 2 दिन पड़े हुए हैं, आप इसको एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर करें। और अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई आपको गाइडलाइन चाहिए तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप उनको कर सकते हैं। दिस वीडियो एम्स टू अंडरस्टैंड द आर्ट एंड स्ट्रेटजी बिहाइंड क्राफ्टिंग द इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन। और इंस्टेड ऑफ आप मेरा जो FIB का प्रोजेक्ट था उसको अंडरस्टैंड करें, यू फोकस ऑन के की एलिमेंट्स क्या होते हैं कि एक प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। By the end of this video, inshallah, you will have a solid understanding of what it takes to create an excellent presentation. So let's start with my presentation. بسم الله الرحمن الرحيم सबसे पहले टीम इंट्रोडक्शन की एक स्लाइड है। अच्छा, इस वीडियो के फॉर्मेट में मैं अपनी हर स्लाइड का जो जितने एलिमेंट्स हैं उनका पर्पस और उनकी प्लेसमेंट उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। इंट्रोडक्टरी स्लाइड के अंदर मेरे सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र और हम तीनों टीम मेंबर्स के नाम विद रोल नंबर और डिपार्टमेंट, और इसमें आप अगर इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप अगर अपने सुपरवाइज़र का डेजिग्नेशन और उनकी क्वालिफिकेशंस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, एल्स नेम इज़ कंपलसरी। और अगर आप विजुअल डालना चाहें तो वो इट्स अप टू यू। Moving on next slide. तो सेकंड स्लाइड वैसे स्लाइड नंबर 3 है, बट प्रेजेंटेशन की सेकंड स्लाइड जो है ना वो प्रोजेक्ट का इंट्रो है। इसमें आप देखें सबसे पहले जो मैंने टाइटल लिखा हुआ है, एक आपको पूरी स्लाइड में सबसे हाईलाइटेड नज़र आएगा। देन उसके बाद हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट था, तो जो मेरा रिसर्च टॉपिक था उसको मैंने अलहदा से मेंशन किया हुआ है, एज इनवेरिएंट फेस रिकॉग्निशन। और जो डेवलपमेंट वाला पार्ट था में मैंने बताया कि एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो हमने एक प्रोटोटाइप बनाया है वो। थर्ड आप देखेंगे कि इसमें लोगो अवेलेबल है, ठीक है, और एक क्लिप आर्ट अवेलेबल है, ठीक है, और बॉटम में डिपार्टमेंट नेम और आप मेरा जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का वो मेंशन है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप इसको प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन कह लें या जो मेरा रिसर्च टॉपिक था उसका इंट्रोडक्शन कह लें। सो आई प्रेफर टू स्टार्ट विद माई रिसर्च टॉपिक। सबसे पहले आप देखेंगे रिसर्च का टाइटल है, देन उसकी एक डेफिनेशन है वन लाइनर, और फिर आप देखेंगे कुछ यूज़ केसेस हैं इस रिसर्च टॉपिक के, या आप एप्लीकेशंस कह सकते हैं। फिर इसमें मैंने एक बाउंडिंग बॉक्स से या एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके अपना जो स्कोप है वो बताया है कि हम किस जो है ना नीश में काम कर रहे हैं। फिर आप अगर पासवर्ड वैलिडिटी की बात करें तो ये फर्दर मेरे स्कोप को नैरो डाउन कर रहा है। देन इस एक रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड अदर बॉटलनेक्स वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन हम लोग जस्ट एक बॉटलनेक को हैंडल कर रहे थे। प्लस एक इमेज मैंने ऐड किया विजुअल्स के लिए। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे पासपोर्ट पे जो इमेज होती है और राइट साइड पे जो रियल पर्सन है उसकी इमेज है। तो आफ्टर डिस्क्राइबिंग माय रिसर्च टॉपिक आई वुड प्रेफर टू एक्सप्लेन माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू द इवैल्यूएटर्स। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का टाइटल है, स्लाइड का टाइटल है। देन वन लाइन में मैंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बताया, ठीक है। आप कोशिश करें अपनी स्लाइड के अंदर जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना उसको वन लाइन में समराइज करें, ठीक है। उसमें मैंने आप अगर देखेंगे तो मेन बॉटलनेक है मैनुअल फेस वेरिफिकेशन मैचिंग, उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। देन मैंने इसके दो कॉजेज लिखे हुए हैं और दो इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है।
एक तो ऑफिसर कैन बी फूड और सेकंड इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। देन इमेज एक विजुअल्स ऐड किया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश है। देन मूविंग onward to my next slide. So this is my main slide. इसमें मैं एक तो ट्रांजिशन कर रहा हूँ फ्रॉम रिसर्च टू डेवलपमेंट के हमने जो चीज़ डेवलप की है वो क्या है। इस एक स्लाइड के अंदर मेरे पूरा जो प्रोजेक्ट है प्रोटोटाइप हमने बनाया था वो पूरा का पूरा इसके अंदर कवर था। सबसे पहले मैंने उनको रिसर्च टॉपिक बताया, देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन आई मूव टूवर्ड डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट में मेरे पास क्या चीज़ है, क्या मैंने बनाया, क्या एक्चुअली मैंने उनको अपना आइडिया यहाँ पे प्रेजेंट किया। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे मेरी जो FIB का टाइटल है वो मेंशन है ऊपर, फॉरेंसिक फेस मैचिंग एट एयरपोर्ट्स ड्यू पासपोर्ट कंट्रोल। देन मैंने अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको एक सेंटेंस के अंदर समराइज किया। ठीक है, और आपको भी इसी तरह करना चाहिए। इसकी समराइजेशन के लिए आपको 5 Ws का कॉन्सेप्ट जो है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ। 5 Ws का मतलब है हु, व्हाट, वेयर, वाई एंड व्हेन। ठीक है, ये आपको पता लग जाएंगे आपके प्रोजेक्ट के, तो उसको एक सेंटेंस के अंदर समराइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ। हु डिफाइंस के आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड पीपल और एंटिटीज़ कौन सी इन्वॉल्व हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। सो मेरे प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और इनडायरेक्टली पैसेंजर्स और पासपोर्ट या इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं। ठीक है, देन व्हाट के अंदर आता है कि व्हाट्स द सोल्यूशन, आप क्या सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में अ प्रोटोटाइप टू ऑटोमेट मैनुअल फेस मैचिंग, तो ये व्हाट का आंसर ये है। ठीक है, देन आता वेयर, वेयर का आंसर सेम है हु के साथ, तो एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। देन वाई, अब वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि वाई जो है ना आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें वाई जो है, improve passport and person verification using age invariant face recognition technology। यहाँ पे मेरा वाई क्लियर हो गया। ठीक है, देन आता है व्हेन, तो व्हेन लिखा हुआ है ड्यूरिंग पासपोर्ट कंट्रोल। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। इसमें यह है कि मेन स्टेटमेंट के अंदर तीन तीन डब्ल्यूज हैं जस्ट। ठीक है, लेकिन बिकॉज ये हु, वेयर और व्हेन, इन तीनों के आंसर सेम थे, इस वजह से वो तीनों मर्ज होके ना टोटल 3 Ws हैं और वो इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर ना समराइज हो रहे हैं। सो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर दो ही मॉड्यूल्स हैं, तो मैंने उनको विद यूजिंग क्लिप आर्ट्स मैंने उनको बता दिया ये पासपोर्ट का क्लिप आर्ट है और ये एक और क्लिप आर्ट है। और इसके अंदर फर्दर जो सब मॉड्यूल्स थे तो मैंने वो डिस्क्राइब किए हैं यहाँ पे। और एट द एंड इसकी आउटकम क्या आ रही है। ठीक है, आउटकम में जो दो पिछली स्लाइड में कॉजेज थे उनको मैंने एड्रेस किया, इनहेंस सिक्योरिटी मेजर्स एंड रिड्यूस वेटिंग टाइम, ये आउटकम है। इसको मैंने लिंक किया था प्रीवियस स्लाइड के साथ। देन डेमो वीडियो स्लाइड, इसमें हमने अपने प्रोजेक्ट की एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की और ये आई थिंक 23 सेकंड की वीडियो है। इसमें हम अपनी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन की थी उसका कंप्लीट जो है ना उसकी ब्रीफिंग हमने इस स्लाइड के ऊपर दी थी विद लाइव जो है ना डेमो दिखा के। तो आई होप ये, बिकॉज इसके अंदर हम ओरिजिनल पासपोर्ट यूज़ कर रहे थे सो इस वजह से ये आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा। इसमें ओरिजिनल डिटेल्स हैं हमारी, बिकॉज हमने एक छोटा सा डाटा सेट कलेक्ट किया था ओरिजिनल पासपोर्ट का, और सारी टेस्टिंग जो है ना वो रियल डाटा के ऊपर हमने की थी। So after the prototype demo, I plan to describe the algorithms or models we tried out and actually use कौन सा हो रहा है अभी। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने ना स्टेप 1 के अंदर और स्टेप 2 में कुछ प्रीवियसली जो ओपन सोर्स अवेलेबल मॉडल्स हैं उनको यूज़ किया था। देन अभी करंटली जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एज अ बैकएंड जो मॉडल यूज़ हो रहा है वो भी ओपन सोर्स अवेलेबल था, बट वो एक रिसर्च पेपर की इम्प्लीमेंटेशन थी। सो मैंने स्टेप 3 में वो रिसर्च पेपर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और आप लास्ट में देख रहे होंगे मैंने उसका ना नीचे रेफरेंस लिंक भी दिया हुआ है गिटहब का, इस पे वो सब कुछ अवेलेबल है। और इसको मैंने प्रेफर किया था कि एक टेबल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए। देन मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स, इट्स डेटा सेट
और डेटा सेट का इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है ताकि आपके इवेल्यूटर्स को आइडिया हो कि आप लोगों को जिन किन डेटा सेट्स पे आपने काम किया है। और उनकी ब्रीफिंग के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप टेबल भी बना सकते हैं, बट आई प्रेफर कि जस्ट एक सेपरेशन हो जाए और दो ही डेटा सेट थे, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। इसमें देखेंगे मैंने डेटा सेट्स का नाम लिखा है, उनके कुछ स्टेट्स जो कि इम्पोर्टेंट थे जस्ट वो लिखे हैं, और उनके अंदर से कुछ सैम्पल इमेजेस डेटा सेट की वो मैंने ऐड की है। तो इसमें मेरी हर चीज़ कवर हो गई है डेटा सेट से रिलेटेड, कि ट्रेनिंग डेटा सेट कौन सा था और टेस्टिंग कौन सा था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है, इवेल्यूटर समटाइम ये पूछ लेते हैं कि इसका कंसेंट फॉर्म है आपके पास। कुछ डेटा सेट जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते और आप लोग उसको किसी तरह से किसी के गिटहब के अंदर ड्राइव के लिंक से आप डाउनलोड कर लेते हैं या समहाउ कहीं से अवेलेबल कर लेते हैं। और अगर इवेल्यूटर्स ने उन उस सेम प्रॉब्लम पे पहले काम किया हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका कंसेंट फॉर्म है आपके पास। तो उसमें स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी फेस होती है। तो अगर आप कोई ऐसा डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और आपको किसी तरह किसी रिसोर्स से या किसी सीनियर से मिल गया है, तो कोशिश करें कि उसको जो उसका ओरिजिनल सोर्स है वहीं से उसको हासिल करें। इसके लिए आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ऑफिशियल ईमेल से एक मेल लिखनी पड़ती है, और वो फिर आपको अलाउ करते हैं विद अ कंसेंट फॉर्म। अब वो पहले आपको एक फॉर्म सेंड करते हैं, आप उनको एग्री करते हैं, देन वो आपको उसकी एक्सेस देते हैं। मोस्टली होता है इस तरह के, फॉर एग्जांपल कुछ फेस के डेटा सेट थे उसके लिए मुझे करना पड़ा था इसी तरह। आप अपनी ऑफिशियल ईमेल से उनको ईमेल करते हैं, देन वो आपको एक्सेस दे देते हैं। समटाइम्स ये मेडिकल के डेटा सेट्स के लिए भी इसी तरह होता है, बिकॉज कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है उसके अंदर। तो आपको उनको एतमाद में लेना पड़ता है कि हम इसका मिस यूज़ नहीं करेंगे, इसका जस्ट यही पर्पस होता है। देन मूविंग ऑन माय नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। इसमें मैंने अपने मॉडल के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन किया था। इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हाई क्वालिटी इमेज को स्लाइड में रखें, ठीक है, ताकि हर चीज़ जो है ना वो क्लियरली नज़र आ सके। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्लाइड होती है इन अ सेंस कि इस एक स्लाइड से आपके एवेल्यूएटर्स आपको एवेल्यूएट करेंगे और इसमें से क्वेश्चन मस्ट आता होता है, ठीक है। और उससे आपका जो टेक्निकल आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका टेक्निकल नॉलेज कैसा है, आपने वाकई खुद काम किया हुआ है कि नहीं, इस एक स्लाइड से ये हर चीज़ जज हो जाती है कि आपने इसके ऊपर खुद से कितना जो है ना होमवर्क किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे जो मेरा मॉडल था उसको मैंने तीन ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन, अटेंशन बेस फीचर डिकम्पोजिशन एंड एज इनवेरिएंट फेस रिकग्निशन, ठीक है। उसमें इसकी फर्दर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है। देन राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि इसके जो डायग्राम में एलिमेंट्स हैं उसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड लास्ट पे मैंने MTL फेस को रेफ़र किया हुआ है, बिकॉज ये वो रिसर्च पेपर था जिसके अंदर ये मॉडल एग्जिस्ट करता है। हमने उस मॉडल को रिवर्स इंजीनियर किया था और उसके अंदर से उसको इन्हेंस किया था रिवर्स इंजीनियर करके। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। इट्स अबाउट द टेस्टिंग ऑफ आवर मॉडल, ठीक है। हमने जो टेस्टिंग के लिए डेटा सेट यूज़ किया था वो FGNet था। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें मैंने सेपरेशन करके जो दो पैरामीटर्स को मैंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिस्कस किया था, और अपनी जो रिजेक्ट आइडिया वाली स्लाइड थी उसमें एज अ कॉजेज में डिस्कस किया था, उन्हीं को मैंने इवैल्यूएशन में भी सेम पैरामीटर्स को डिस्कस किया है, ठीक है। एक्यूरेसी और टाइम टेकन, इसमें आपको कंपैरिजन नज़र आएगा विद अदर मॉडल्स जो कि आपको मिलेंगे रिसर्च जर्नी और एफर्ट्स वाली स्लाइड में, ठीक है। उसमें जो आपको टेबल में मैंने दिखाए थे मल्टीपल मॉडल्स को हमने टेस्ट किया था, तो ये उनका कंपैरिजन टेबल है। आप देखेंगे अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो आपको ये ग्रीन बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये जो अभी करंट मॉडल हम यूज़ कर रहे थे एज अ बैकएंड, तो ये उसको हाईलाइट कर रहा है। उसमें देखेंगे आप एक्यूरेसी उसकी सबसे ज़्यादा हाई है, और जो टाइम टेकन है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो आप भी इस तरह के विजुअल्स डाल सकते हैं या इसको टेबल के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेट्स को किसी और फॉर्मेट में भी दिखा सकता था, बट आई प्रेफर टू यूज़ ग्राफ्स। ग्राफ्स इसलिए हेल्पफुल होते हैं कि आप एक प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको, ये कि आप ये पोर्ट्रे कर सकते हैं कि आपने डेवलपमेंट के अंदर भी काम किया हुआ है, ठीक है। नॉट जस्ट रिसर्च में, आप लोग डेवलपमेंट में भी अच्छे हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना ये स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, और ये एक्चुअल स्टेट्स रियल स्टेट्स थे।
और इनको फिर मैंने एज अ ग्राफ प्रेजेंट किया था। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था हमारे पास। देन मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो इट्स अ टेस्ट केस। हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस थे, बट उसमें से हमने जस्ट एक सेलेक्ट किया था। ठीक है, इस एक स्लाइड के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हुए थे मेरे से। और वो ऑब्वियस है मल्टीपल टेस्ट केसेस से रिलेटेड थे। तो मेन प्रेजेंटेशन जो हमने बनाई हुई थी ऑलमोस्ट 30 स्लाइड्स की थी, जो उस पर स्विच करना पड़ा, और उसमें हमने 4 से 5 टेस्ट केसेस जो थे उनको डिस्कस किया हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे इमेजेस हैं और उनकी एजेस मेंशन की हुई हैं। ठीक है, और इन दोनों का कंपैरिजन करवाया था, और फिर इसके ऊपर मैंने एक पूरा कंपैरिजन टेबल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आप भी इस तरह का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स ना डाल दें आप। ठीक है, बिकॉज वो इतने ज़्यादा रीडेबल नहीं रहते। ठीक है, तो वेरी कॉन्शियसली मैंने जस्ट 4 से 5 पैरामीटर्स को उठा के डाला था। ठीक है, उनमें से एक मॉडल नेम है, और ये एक जो है ना टेक्निकल पैरामीटर है, आप इसको अवॉइड करें। देन अगर मैं ये रेड बॉक्सेस की बात करूँ, तो ये जो रेड बॉक्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इन अ सेंस के एवेल्यूटर्स को आइडिया होगा कि ये जो मॉडल्स हैं इनकी आउटपुट गलत है। और अगर ग्रीन बॉक्स की बात करूँ, तो स्टार्ट ऑफ द स्लाइड से मैं ये चीज़ लेके चल रहा हूँ कि जहाँ पे भी ग्रीन बॉक्स आएगा तो इसका मतलब है वो हमारा काम है, ये हमारा मॉडल है। ठीक है, तो फर्दर इसका मैंने बैकग्राउंड भी ग्रीन किया था। ठीक है, और इसमें यह है कि दो मॉडल्स की आउटपुट करेक्ट थी, बट उनका टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। इस स्लाइड में भी आपको सेम पैरामीटर्स मिलेंगे। ठीक है, और एक्यूरेसी के और टाइम कम्प्लेक्सिटी के। ठीक है, तो इसको मैंने खुद ब्रीफ किया था, मुझे एक्स्ट्रा टेक्स्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज़ माय लास्ट स्लाइड, और इसमें मैं एवेल्यूटर्स को ये पोर्ट्रे करना चाह रहा कि हमने हर फेस के ऊपर काम किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के, नॉट जस्ट फेस वेरिफिकेशन। वी हैव आल्सो डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन फेस डिटेक्शन एंड इट्स अलाइनमेंट। इसमें एक यूनिक फीचर हमारी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ये था, वो इंटेलिजेंटली फ्रंटल फेस को कैप्चर कर रही थी। ठीक है, उसके लिए जो हमने एल्गोरिथम यूज़ किए हैं, मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं और उनको बॉक्सेस में रखा हुआ है। तो इससे ये पता लग रहा है कि अभी करंटली इनको हम अपने बैकएंड में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो आपको ये बॉक्सेस नज़र आएंगे, ये एक्चुअली हमने इसी ओपन सीवी के थ्रू प्लॉट किए हुए हैं, ये समझाने के लिए कि हमारा एल्गोरिथम काम किस तरह कर रहा है। ठीक है, वी एक्चुअली फेस अ प्रॉब्लम, और फिर हमने इसको सोल्यूशन खुद से डिज़ाइन किया था कि किस तरह मॉडल को पता लगेगा, ये एल्गोरिथम को पता लगेगा कि जो पर्सन है वो अटेंटिव है और कैमरा में देख रहा है। तो उसके लिए हमने ये इसका सोल्यूशन खुद से बैठ के डिज़ाइन किया था। देन वो उसकी पिक्चर कैप्चर करेगा, और फिर वो फेस वेरीफाई करेगा, और देन मॉडल को किस तरह इमेज पास हो रही है उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम है, उसकी फेस अलाइनमेंट के लिए और उसकी फर्दर डिसाइजिंग के लिए हम MTCNN का एक एल्गोरिथम था उसको यूज़ कर रहे थे। तो दिस वाज माय लास्ट स्लाइड। इस स्लाइड को प्रेजेंट करने के बाद आई हैव टू फेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इवैल्यूएटर्स, और आई वाज हैप्पी कि मैं अपना आइडिया उनको जाने में कामयाब हो गया हूँ। दैट्स इट। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो ऐड करना चाहूँगा इन द लास्ट माय मेन स्लाइड। ये कि एक तो आपने ये चीज़ नहीं समझना कि ये एक बहुत ही परफेक्ट प्रेजेंटेशन थी, ऑल्दो कि इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा होमवर्क किया हुआ है। कि इसकी जो मेन प्रेजेंटेशन है, जो मेन प्रेजेंटेशन है, उस पर ऑलमोस्ट मुझे 2 से 3 दिन लगे थे उसको प्रिपेयर करने में। ठीक है, और उस पे से फिर मैंने वॉइसली जस्ट 13 स्लाइड्स को पिक किया था। और दिस कंपटीशन उस टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे उसको मिनट में वाइंड अप करना था, बट स्टिल मैंने 5 मिनट की प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की हुई थी। बट जो इवोल्यूशन का प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट आधे घंटे तक था, ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स था। और उसमें क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन थे इवेल्यूएटर के एंड से। सो ये एक बहुत ही परफेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं थी, आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जस्ट इसमें कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगा कि आप थीम की बात करें तो बैकग्राउंड मेरा वाइट कलर का है, और मैंने ब्लैक कलर का टेक्स्ट फ़ॉन्ट कलर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जो कि विजिबल है। आपने ये नहीं करना कि डार्क ब्राउन आपका बैकग्राउंड हो और उसके ऊपर आपका ब्लैक कलर का टेक्स्ट हो, तो वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। ठीक है, देन आप देख रहे होंगे ओवरऑल प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने विजुअल्स
को बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर फोकस किया था, यानी इमेजेस हैं या क्लिप आर्ट है, वो अटेंशन गेनिंग होती है और वो उससे आपकी स्लाइड के अंदर थोड़ी सी जान डाल जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी ना इस तरह के क्लिप आर्ट्स आपको गूगल से मिल जाएंगे, वो अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड लाजमी ऐड करें। थर्ड चीज़ आप देखेंगे मेरी हर स्लाइड के अंदर ना लोगो और स्लाइड नंबर मस्ट होता है, ठीक है, और प्लस टाइटल उसका, कि वो क्या चीज़ जो है ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सम टाइम होता है वैल्यूएटर्स जो है ना वो ध्यान इधर से उधर हो जाता है, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा एक्सप्लेन कर रहा है तो वो उनको वो स्किप हो गया पॉइंट, तो वो जस्ट स्लाइड टाइटल से उनको आइडिया हो जाता है अच्छा ये चीज़ अभी एक्सप्लेन हो रही है। या कोई इवेल्यूएटर ज्वाइन करता है आपके इवेल्यूएशन प्रोसेस को, तो आपकी जो टाइटल है उससे उसको आइडिया हो जाना चाहिए कि आप, उससे उसको आइडिया हो जाता है कि आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर इसमें आप देखेंगे कि मैंने लॉन्ग पैराग्राफ पूरी अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं भी नहीं डाले, बिकॉज आप खुद भी उस टाइम उसको रीड नहीं कर सकते और इवेल्यूएटर्स भी उसको रीड नहीं कर सकते। इस तरह के लॉन्ग पैराग्राफ्स ना उन प्रेजेंटेशंस में आते हैं जो कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ से कॉपी करते हैं कि ये टीचर के एंड, टीचर भी इसी तरह इस पैटर्न पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हमें भी शायद इसी पैटर्न पे बनानी है, ठीक है। तो पर्पस आप समझे, इस प्रेजेंटेशन का पर्पस इवेल्यूशन होगी, आपके प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना आपने, ना कि आपने वहाँ लेक्चर देना जाके जिसमें आप डेफिनेशंस या इस तरह की जो है ना लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। सेकेंडली इररेलेवेंट कंटेंट को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना आपने, ठीक है। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो है ना अगर बुलेट पॉइंट्स भी लिखे हैं तो वो दो दो लाइनों का बुलेट पॉइंट है, ठीक है, या एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कंटेंट डालेंगे स्लाइड में उतने ज़्यादा आपसे क्वेश्चन होने के चांसेस हैं। अगर किसी वैल्यूएटर ने कोई लाइन पढ़ दी और वो आपने एक्सप्लेन नहीं की, तो वो कंपलसरी आपसे वो चीज़ पूछेंगे कि आपने इधर ये मेंशन किया हुआ है, उसको आपने ब्रीफ ही नहीं किया। तो इससे एक इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है आपके ऊपर कि आपने ना प्रिपरेशन अपनी अच्छी नहीं की हुई, ठीक है। देन एक लास्ट चीज़ आप देख रहे होंगे कि एनिमेशंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उस पर काफ़ी टाइम लगता है, बट एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इट्स अ पीस ऑफ केक। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपने एनिमेशंस डालनी है तो उसको ऑन क्लिक पे ना रखें। आप एनिमेशन पैनल से उसकी ड्यूरेशन और उसको जो स्टार्ट है ना उसको ऑन क्लिक से, ऑन क्लिक के बजाय ना आफ्टर प्रीवियस कर दें। एक स्लाइड के लिए बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना वो लोड हो जाएंगी और बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो इसमें मैंने चार चीज़ों में फोकस किया है। एक आपकी सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स क्या होना चाहिए, ठीक है। पर्पस ऑफ ईच एलिमेंट विद इन द स्लाइड, कि आपने जो भी चीज़ अपनी स्लाइड के ऊपर प्लेस की है उसका पर्पस आपको पता हो, ठीक है। देन उसकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट थिंग इज कि उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा इवेल्यूएटर पे। अगर जैसा आप इन चार चीज़ों को फोकस रख के और जो आपको जितने भी मैंने की पॉइंट्स बताए हैं इन प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आई बिलीव कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक अच्छे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के अंदर। सिंप्लिसिटी इन डिज़ाइन and clarity in message create an impactful presentation. So that's all my presentation. With this presentation, I win the first national AI championship competition. तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या लिंक्डइन पे आप मुझे कनेक्ट करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।